शुरू किया जाए। आज का हम लोग का टॉपिक है त्रुटि। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर होता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाहे कितना हो बढ़िया से कोई एक्सपेरिमेंट करे, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। ये अभी देखिए, हम आपको एक सवाल अभी सामने रख रहे हैं और बताइएगा, सब लोगों से पूछेंगे। आज का जो सवाल है वो सब लोगों के लिए है और सब लोग बारी बारी से जवाब देगा। ठीक है, रेडी? अब कुछ लोग सोचता बाप रे अब का हो, वही गलती हो गई तो गलती, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो कितना अच्छा सवाल है। ये पहले तो हम एक छड़ी ले रहे हैं। ये एक छड़ी है, छड़ी दिखाई दे रहा है। अब एक फीट ले रहे हैं, स्केल। ये रहा, ये हमारे पास स्केल भी है। लगता है स्केल आप लोगों को नहीं दिखेगा। स्केल दिख रहा है कि हम कोई नया स्केल बना दे? दिख रहा है तो बताओ कै सेंटीमीटर। सब लोग गिन लिया, काउंट कर लिया? नहीं किया होगा, कुछ लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम नया स्केल हम एक नया स्केल खुद से बना दे रहे हैं। ये हमारे दाएं हाथ का खेल है। स्केल कैसे बनाया जाए? हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्केल। इसमें हम बराबर बराबर दूरी पर कट लगा देते हैं। कट कैसे लगाएं? इसका इस्तेमाल करें। देखो हमारे पास सब चीज है। ये बराबर ले रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा और बड़ा कर दें। एक वो कट यहाँ मार दिए, एक यहाँ। कितना बड़का प्रकार, बाप रे! सोच रहा होता जीवन में पहले बार ऐसा प्रकार लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बीच में एक छोटा सा कट मार दे रहे हैं। और हर कट के बीच में 4 ठो कट मारेंगे। ठीक है, अलग कलर ले रहे हैं, तुम्हारा स्केल तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। काफी है, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब हम इसमें इस चीज को 0 बोलते हैं, इस चीज को 1 बोलते हैं, एक छोड़कर रेड वाला, इसको बोलेंगे 2। मैं छड़ी थोड़ा सा इसके सामने रख दे रहा हूं। ठीक है, अब सवाल सब लोगों से यही है कि स्केल देख के बताना है कि छड़ी की लंबाई क्या है। बारी बारी से सब कोई अपना अपना आंसर लाइन से बताते जाएगा, कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें। चलो विवेक, कितना सेंटीमीटर? 1.6। चलो आप बताइए। अगर 1.6 है तो नहीं बोलना है। हाँ, अरे तो के हाँ, सब कोई बोलेगा, लाइन से बोलते जाना है। 1.7, 1.6, 1.8, अति सुंदर। 1.6, 1.9, वाह। 1.7, 1.7, 1.7 वाले जरा हाथ उठाएंगे।
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ज्यादा वोटिंग, ज्यादा वोटिंग 1.57 पर है। चलिए फिर आगे कौन कौन नहीं बताया है? हाँ तुम बोलो। 1.7 7 तुम्हारा भी 7 1.8 चलो 1.8 7 8 के अच्छा एक आदमी का बहुत ही अलग जवाब 1.7 और 1.8 के बीच। तो बीच में कौन होगा कोई तो वैल्यू बताइए। तो बहुत सारा तो एक बताइए कौन सा होगा, देख के बताओ कितना होगा। इस छड़ी का लंबाई बताना है बस। 1.75 ठीक है। ओ थोड़ा सा अलग जवाब है, आप बताइए। 1.7 ठीक है। 8 1.8 ठीक। बताते जाइए फटाफट कितना तुम बोलो। हाँ तुम ही को बोल रहे हो, उसके बाद तो तुम ही ना हो। उस बेंच पर 100 बताएगा, 100 कोई को बताना है अपना अपना बारी से। 1.8 1.7 ओके नेक्स्ट 1.79 ठीक ओके 1.76 मिलना जाए कि क्या बता दे काटना पड़ा। हाँ देखा देखी करत रहो हेने वाला में भाई तू फेले 1.7 पर झूठ बोलोगे। ठीक 1.75 नया रिवाज यहाँ से शुरू हो गया। एकरा पहले 1.7 पर था। नेक्स्ट 1.78 ठीक है ओके 1.8 ठीक है 1.8 1.72 वाह बहुत सुंदर। आओ लड़की 1.7 गुड 1.7 दोनों सही है इसलिए ओके कोई बात नहीं होता है। आपने पहले ही राय कर लिया होगा सब ने जैसे पूछे लूँ तो हम लोग एक जोन बोलूँ ना हम उहे बोलिए ये राय हो जाता है पहला है क्या कि पिटाई के साथ है ना तो ना पिटाइए। आइए बच्चों अब आप लोग को एक बहुत खूबसूरत सा चीज बताने जा रहे हैं। मेरा आंसर ही तो बताने जा रहे हैं ठीक है। तो एक बहुत खूबसूरत सा चीज इसमें आपको जानना है आज कि लंबाई को मापने का तरीका क्या होता है। ठीक है इस स्केल की खासियत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 के बाद यहाँ पे 1.5 हुआ है 1.5 के बाद यहाँ पर है 1.6 1.7 ये 1.7 से थोड़ा ज्यादा है और 1.8 से थोड़ा क्या है कम है। तो एक तो बात कंफर्म है कि जो लोग ये सारे नंबर बताए हैं ये नहीं होगा। अब कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं मतलब कुछ गरीब लोग जो है वो इसमें बताए ठीक है अच्छी बात है। यस देखो तो 1.7 हम लोग लिखते हैं लिखने के लिए भले ही 1.7 लिख देते हैं लेकिन इसका मीनिंग्स पता है क्या है 1.7 का मतलब 1.70 होता है ठीक है और 1.8 के बीच बोल रहे हैं इसका मतलब हुआ 1.80 यानी कि 1.70 और 1.80 के बीच। तो इसके बीच में भी नंबर है 71 72 73 कोई भी हो सकता है। तो ये बताई है ठीक बीच वाला 1.75 लेकिन आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे अगर देखिए इसको जूम कर रहे हैं तो जूम करने के बाद यहाँ का जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि 1.75 होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसे हम 1.70 1.80 बोल रहे हैं
इसका मीनिंग केवल यही नहीं होता, जीरो फ्री का चीज है, चाहे वो मन करे लगा सकते हैं दशमलव के बाद। तो एक जीरो और बढ़ा दे तो 700 से लेके 800 हो गया। अब इसके बीच में बताओ कितने नंबर हो जाए? 1.701, 1.702, जाओ 800 तक। यही नहीं, इसके बाद एक और जीरो बढ़ा दो, सोच लो कितना नंबर हो जाए। अब जितना बढ़ाना अपना बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है, इसका कोई जवाब मालूम ही नहीं, किसी को कोई बता ही नहीं सकता कि इसका एक्यूरेट लेंथ क्या होगा। समझ में आया? तो जिसका आपने लंबाई, ये जो आप लोग बोले हैं, हमने जितना भी आपको अभी सवाल जो भी पूछा, इस सब में त्रुटि है। बोलिए, त्रुटि का मतलब समझ में आया? आपको क्या कहा गया था कि छड़ी की लंबाई चेक करना है, आपके सामने हमने स्केल भी रख दिए, छड़ी भी रख दिए, कहे कि बताओ कितना है। सब लोग देख करके उसका लंबाई भी बताया, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे थे, और उन्हें पूरा बिलीव था कि मेरा वाला तो बिल्कुल सही होगा। और संयोग देखिए, सब में त्रुटि आ गया। बात बुझा गया? तो फिजिक्स में मैं आपको शुरू में आज त्रुटि शुरू किए हैं, तो त्रुटि का मतलब आप समझ लीजिए, फिजिक्स में कभी भी कोई चीज का मेजर करते हैं, माप करते हैं, तो छोटी मोटी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, पूरी तरह से शुद्ध रूप से हम उसका माप नहीं कर सकते। अब त्रुटि क्यों हुआ, इसका हम जवाब ढूंढने चलते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्केल दिया हुआ है, इस स्केल में जब छड़ी को दिखाया गया, तो यहाँ पे दिखाया गया है 6, 7 के बाद और 8 से पहले। अगर ये छड़ी 7 पर होता है, एकदम ये वाला यहाँ पे एकदम 7 के सामने होता, तो पता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते थे कि इसका लेंथ 100% 1.7 ही होगा। भले तुम 7 के बाद 1 लगा दो, 2 लगा दो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो गया? तो एक अंक तुम शुद्धता की ओर बढ़ गए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक डिजिट जो तुम बोल रहे हो पूरा बिलीव के साथ 1.7 तो होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। बात बुझाया? तो ये जो चीज हम बता पाए हैं, ये किसके वजह से बता पाए हैं? लकीर के सामने रहेगा तब। बात बुझाया? और समस्या क्या है कि इसमें लकीर जो दिया गया है, दशमलव के एक स्थान को ही मापने के लिए दिया गया है। 2 अंक के लिए दिया रहता तो 2 अंक का भी हम माप सकते थे। इसके बीच में भी कुछ लकीर खींचे गए रहते, तो उस लकीर से हम काउंट कर सकते थे कि इसका लेंथ कितना होगा। क्या स्केल में उतना लकीर है? अब प्रॉब्लम आप में नहीं है और ना हम में, प्रॉब्लम स्केल में है। इसका औकादे नहीं है 2 अंक मापने का, और आप लोग 2 अंक माप भी लिए, ठीक है। तो कोई भी स्केल से अगर हम माप कर रहे हैं तो अंदाज पर लगभग ही वैल्यू लेते हैं, शुद्ध मान कोई नहीं लेता। ये बात आज के बाद याद रखिएगा। हाँ, अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, 9th क्लास में जब आप न्यूमेरिकल बनाना जीवन में पहला बार शुरू किए होंगे, तो न्यूमेरिकल का सवाल जब आप पढ़े होंगे, तो कहीं कहीं लिखेगा किसी वस्तु पर 2.0 न्यूटन का बल लगा। कहीं कहीं आप देखे होंगे न्यूमेरिकल में दशमलव के बाद 0 लगाता है, जबकि आपको मालूम है कि इसका मतलब हुआ 2 न्यूटन। तो आप लोग जानबूझ के अपना पूरा विश्वास के साथ कहते हैं क्या जरूरी है लिखने के लिए, हम 2 न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखते थे, पर आपको नहीं पता कि वो बेचारा क्या सोच के लिखा है। वो ये सोच के लिखा है, जिसने भी न्यूमेरिकल लिखा है वो ये सोच के लिखा है कि मैं जिस चीज से इस बल का माप किया हूं, वो चीज दशमलव के एक ही अंक तक माप कर सकता है, 2 अंक तक नहीं। वो ये सोच के लिखता है, समझ में? वो ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है 0.0 लिखकर। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक छड़ी की लंबाई 2.35 सेंटीमीटर है, अगर ऐसा लिख रहा है तो वो क्या बताना चाहता है कि मेरे पास ऐसा स्केल है जो दशमलव के 2 अंक तक माप सकता है, उसी से नाप के तुमको सवाल दिए हैं, बनाओ। बात बुझाया? इसलिए 2 अंक देता है। 1 अंक दिया तो समझ लो उसके पास जो स्केल है वो कितने अंक वाला है? 1 अंक वाला, जो साधारण स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी अवेलेबल है। समझ में आया?
तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल हम बनाएंगे उसमें डेसिमल के बाद अगर कोई एक लेटर एक अंक यूज कर रहा है या दो अंक यूज कर रहा है तो क्यों यूज कर रहा है यह बुझा जाएगा। अगर 2.00 न्यूटन लिखा रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि हम आउटपुट में जब न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे तो उसको आंसर भी कितने अंक में देंगे, 2 अंक में। अब पता है कोई न्यूमेरिकल बनाता है, अब ये बड़ा अच्छा बात आप लोग बोले हैं ना कि आज बहुत अच्छा चीज सीखोगे। कोई सवाल जब बनाता है न्यूमेरिकल का तो आंसर ला देता है 4.0567 न्यूटन, इस टाइप का आंसर ला देगा। क्योंकि भाग देने के बाद अगर बल का मान कुछ आ रहा है और भाग देने के बाद इतना अंक तक आपका आ रहा है तो आप लोग सोचेंगे कि भाग दे के कितना अंक आया है, तो आंसर तो ये होगा। लेकिन बेचारा सवाल वाला बोला है कि किसी वस्तु पर 2.0 न्यूटन का बल लगा है, या फिर सवाल में बोल दिया 2.02 न्यूटन का बल लगा है। न्यूमेरिकल में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और तुम्हारा आंसर में इतना चीज आ रहा है तो क्या गड़बड़ किए हो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा 2 का औकात है, हमारे इतना के औकात है, तुम ये बताना उसको चाह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। समझ में आया? तो इसलिए हमको जितना अंक तक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हम उसको आउटपुट में भी उतना ही अंक तक आंसर देंगे, अपना से जोड़ नहीं देंगे। समझ में आ गया? त्रुटि क्या होता है क्लियर हो गया? त्रुटि जो होता है मापने में, जब हम माप करते हैं तो मापने में थोड़ा बहुत इधर उधर जो होता है वो त्रुटि है, शुद्ध रूप से हम माप नहीं कर पाते। तो फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट की जब बात की जाएगी तो कोई ना कोई गलती होगी। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये गलतियां होती कैसे हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकता है गलती होने का, उसी को आज समझना एकदम बहुत अच्छे से। तो चलिए हम आपके सामने इसके बारे में लिखें। त्रुटि जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है। कोई भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एक गलती आपका हो सकता है जिसको हमने कैटेगरी वाइज बांट दिया है। एक को हम लोग कहते हैं कृत्रिम त्रुटियां। अब कृत्रिम से समझ रहा है सर, इंसान द्वारा जो गलती हो जाए, है ना। और एक हो जाएगा यहाँ पर होना चाहिए नेचुरल एरर, लेकिन इसका नाम फिजिक्स में दिया गया है क्या चीज, रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां। तो कोई दिक्कत नहीं है, यादृच्छिक क्यों नाम रखा गया है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो पहला एरर क्या हो सकता है, यंत्रगत त्रुटियां। अब यंत्रगत का मतलब समझ रहे हो, यंत्र मतलब मशीन, डिवाइस से जो चीज तुम माप रहे हो। अब जैसे मान लो तुमको करंट मापना है तो करंट के लिए ए मीटर का यूज करते हैं। अब ए मीटर से तुमने मापा और तुम्हारा ए मीटर में 5 पर काटा गया, 5 एम्पियर दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या किए कि उसी को फिर से लगा करके चेक किए तो अब दिखा है 8 एम्पियर। तो अब क्या करोगे, ये या तो मन में ये सोचोगे कि ओ लगातार धारा बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, मन में ये सोचोगे, फिर 5 से 10 हो गया, 8 हो गया, ये सोचोगे। लेकिन कभी दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि क्या पता है जो मशीन हम यूज करेंगे खराब हो, ये भी तो हो सकता है। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें किसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो डिवाइस में भी प्रॉब्लम हो सकता है मापने में, या फिर उसके सीमा से बाहर हो, जो कि अभी हमने फीट वाला बताया ना, स्केल वाला। तो ऐसी त्रुटियों के लिए हम क्या नाम रखें, यंत्रगत त्रुटियां, यंत्र से होने वाली त्रुटि। एक ये हो सकता है। दूसरा, प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि में अशुद्धता। क्या पता जिस चीज का आप मापन कर रहे हैं वो तरीका ही गलत हो मापने का। आप जिस चीज का भी मेजरमेंट कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, सोच के बताइएगा। एक आदमी है, वो आलू बेचने का काम करता है, ठीक है। और वो आलू पृथ्वी पर जब मान लो कि ऐसा समय आ गया है, कल्पना करिए कि हम चांद पर भी जा सकते हैं, चांद पर घर बन गया है, एक ब्रांच वहां पर भी खुल गया है कोचिंग का, ठीक है। तो आपको अगर जाना हो तो यहाँ से सीधे जाने के लिए बहुत सारा बस भी खुल रहा है, सीधे चांद पर जाने के लिए उड़ करके जाने वाला। मान लीजिए आपको कोई सब्जी खाना है या कहीं चांद पर ही घूमना है, उधर बहुत सारा चीज बिल्डिंग वगैरह बन गया है, मन किया कि चले चांद पर टहल के आते हैं, तो यहाँ से बस पर बैठे चल गए, घूम के आ गए। अब यहाँ पर जो आलू बेचने वाला है वो बेचारा यहाँ पे आलू बेच रहा है। अब सवाल आपसे क्या है, सोच के बताइएगा। सवाल ये है कि 2 आदमी है,
दो आदमी में एक आदमी का नाम राम है, दूसरे आदमी का नाम श्याम है। दोनों आलू बेचवा है, मतलब आलू बेचता है, ठीक है। अब सोचो, आलू का जो दाम है वो है 5 रुपए प्रति केजी, माने 1 किलो आलू जो बेच रहा है वो 5 रुपए में बेच रहा है। राम भी बेच रहा है और श्याम भी, कहाँ पर? पृथ्वी पर बेच रहा है, ठीक है। अब इसको मौका मिला चांद पर जाके आलू बेचने का, वहां के लोग, तो ये दोनों गया सब, और वहां पर आलू बेचने के लिए गया। ये जो बेच रहा था, इन दोनों के पास जो बटखारा है, वो वाला बटखारा समझ रहे हैं, जोखे वाला, तो इसके पास ऐसा तराजू है, ऐसा वाला राम के पास। क्या तराजू केवल ऐसा ही होता है? और भी है, डिजिटल भी आ गया है। तो डिजिटल वाला बेचारे के पास नहीं है, राम के पास इस तरह का वो तराजू रखा है आलू बेचने के लिए। इसके पास जो तराजू है वो स्प्रिंग वाला तराजू है, इस टाइप का। इसमें ऐसे रहता है और इसमें नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 ऐसे 3। इसमें वो सुई लगा रहता है, सुई जौना पर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर वो कांटा टाइप का रहेगा, देखे होंगे आप लोग, इस तरफ का भी होता है। इसमें लगा दीजिएगा कोई भी चीज, 1 पर जाके रुकेगा 1 किलो, 2 पर जाके रुकेगा 2 किलो, क्योंकि किसी भी चीज का भार बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग न बढ़ेगा कि नहीं? समझ में आया? तो ये वाला तराजू किसके पास है? थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा तराजू रखा है, फटाफट इतना जोखने की कोई झमेला नहीं है। सीधे पोलोथीन में कसी है, हमें टांगी है, 1 पर आया था 1 किलो, 2 पर आया था 2 किलो, बुझा गया। और सवाल यह है आप लोगों से कि दोनों अपना अपना तराजू लेके गया कहाँ पर? चांद पर, वहां आलू बेचने गए। ये भी बेचारा आलू वहां बेच रहा है और ये भी आलू वहां बेच रहा है। अब आपको ये बताना है कि अगर दोनों आलू बेच रहे हैं तो क्या दोनों को बराबर प्रॉफिट होगा, या किसी को लाभ होगा या किसी को हानि होगा? सोचिए, किसी को लाभ या हानि नहीं होगा, लाभ दोनों को होगा, या किसी को हानि हो सकता है? हो सकता है। क्या हानि हो सकता है बताइए? कोई एक आदमी को देख रहा होगा, अरे से बोलो, क्या कहना चाहोगे? क्या लग रहा है, किसको लाभ हो सकता है, किसको हानि हो सकता है? श्याम को लाभ हो सकता है और राम को हानि। कैसे? राम को लाभ होते हैं और श्याम को हानि होती है। एक पहले तो कहला कि श्याम के लाभ हो सकता है, वो गलती से बोला गया। राम को लाभ हो सकता है और श्याम को हानि, क्यों? चलिए हम इनके बात को समझा दे रहे हैं, बैठिए, बहुत अच्छा सुनिए। ये आलू जब बेचेगा राम, तो एक तरफ 1 किलो के बटखारा चढ़ाएगा। मान लीजिए हमारा ही घर है, वहाँ हम गए राम से कहे कि भाई 1 किलो आलू जोक दीजिए, तो ये आलू जोकने के लिए क्या करेगा? एक बटखारा इन्हें 1 किलो पे चढ़ा दिया, अब आलू इस पे चढ़ा रहा है, ठीक है। मान लो कि आलू चढ़ाया, 7-8 गो आलू चढ़ गया, छोट छोट है, 8 गो आलू चढ़ा दिया, 1 किलो हो गया, हम लेके चल दिए, ठीक है। उसके बाद एक दिन गए, उसके बाद दूसरे दिन गए श्याम के पास आलू खरीदने 1 किलो, उससे कहे कि जो को 1 किलो, तब उसका किया कि अपने बर्तन में चाहे जो भी पॉलिथीन है उसमें आलू रख। जैसे जैसे आलू रख रहा है तैसे तैसे ही स्प्रिंग क्या हो रहा है? लमड़ते जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि स्प्रिंग फैलता है तो फैलने के पीछे कारण क्या है? ग्रेविटी। और चांद पे ग्रेविटी 6 गुना कम है और पृथ्वी पर ग्रेविटी 6 गुना ज्यादा है। तो पृथ्वी के हिसाब से ये स्प्रिंग फैलने के लिए बनाया गया है। आइले के कहाँ गया है? वो बेचारा के बुर्बक दिमागी नहीं, और वो चला गया लेके, और वहां पर आलू चढ़ा रहा है। जब वो आलू चढ़ाया तो 8 गो के बजाय 15 गो आलू चढ़ गया, क्योंकि जब आलू 8 गो चढ़ाया तो कांटा 1 को नहीं आया था। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है फैल ही नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा फैल रहा था। समझ में आया? और यहाँ पर आलू की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो हमको बहुत खुशी हुआ, रमुआ से तो अच्छा श्याम बहुत अच्छा आलू ले रहा है, अब इसी के पास से खरीदे। श्याम बेचारा सोच में पड़ गया कि वो ज्यादा कमा रहा है, हम कम पैसे हो जा रहा है। तो बोलो प्रॉब्लम क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में किसने नहीं सोचा? श्याम ने।
तो ऐसे आलू नहीं बेचना है तुम लोगों को, समझ में आएगा। अच्छा, इसमें राम को फायदा कैसे है ये बताओ। जितना चांद इसको खींचेगा नीचे उतना ही इसको खींचेगा, तो बैलेंस रहेगा। समझ में आया। इसलिए इस तराजू में फायदा है, इसमें बोलो क्लियर हुआ। तो किस बात का ध्यान नहीं रखा गया, ग्रेविटी का। और आपको एरर के बारे में पढ़ा रहे थे कि प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि में असुविधा, क्या बता जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस चीज का माप कर रहे हैं वही गलत हो। समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद आइए व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब होता है आपके द्वारा कोई कैलकुलेशन हो या पर्सनल आपसे कोई मापने में लिखना चाहिए, कुछ लिखा गया, कुछ कोई माप कर रहे हैं और आपसे पर्सनल कोई मिस्टेक हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत त्रुटि। तो ये संभावना है मेजर करने में किसी चीज के लिए, ठीक है। एक त्रुटि जो है उसमें आपका दोष बिल्कुल भी नहीं, वो दोष है ईश्वर का, गॉड के, भगवान के। क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं किसी चीज के लिए, अचानक से तूफान आ गया या फिर अचानक से बारिश हो गया, तो बारिश हो गया, तूफान हो गया, तो वातावरण का तापमान बदल जाएगा कि नहीं। और कोई एक्सपेरिमेंट आप टेम्परेचर के बेस पर कर रहे हैं। अब सोचिए कि पहली बार चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर बनाया था, वो तो बनाया था अपने देश के लिए, अब उस देश में खूब बढ़िया से चलता था। अब भारत में जब वो कंप्यूटर लाया गया, उसी का एक कॉपी, तो पहला बात कि उसके कंप्यूटर को एक रूम में पूरा सजा कर उसका मशीन रखा जाता था, एक उसको स्पेशल रूम चाहिए, उसका बड़ा बड़ा मशीन हुआ करता था, पहला जो कंप्यूटर था। और वो कंप्यूटर इंडिया में आया, चल भी नहीं किया। अब सोचने पड़ गया कि अरे भाई यहाँ कहीं नहीं चल रहा है। तो बाद में उन लोग सोच के बताया कि वो वहाँ का टेम्परेचर अलग है और यहाँ का टेम्परेचर अलग है, जिस टेम्परेचर में वहाँ कंप्यूटर चल रहा है वही टेम्परेचर का यहाँ माहौल होना चाहिए। तो जल्दी से रूम के टेम्परेचर को उतना मेंटेन किया गया जितना वहाँ था, चल दिया, कंप्यूटर चालू हो गया, एक्टिवेट हो गया, काम करने लगा। बात समझ में आया। तो बोलिए ये प्रॉब्लम किसका है, वातावरण का। वातावरण में किसी भी तरह का भूकंप आ जाए, किसी भी तरह का परिवर्तन वातावरण या नेचर के कारण कोई अगर त्रुटि हो रहा है तो ये कभी भी हो सकता है। इसलिए देखिए हमने लिख दिया है ये त्रुटियां मापन के दौरान अचानक से हो जाती है। क्या बता, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई तुम्हारे घर का छोटा बच्चा आया और चला दिया कुछ, तुम्हारा सब फूट फट गया, उसके बाद तुम उसको फोड़ दिया, समझ में आया? तो खीस भी बढ़ जाता है। तो अचानक से हो जाती है और इनका कोई निश्चित कारण नहीं होता। बोलो त्रुटि के बारे में क्लियर हो गया। आइए अब बात करते हैं कि अगर त्रुटि हो गया तो त्रुटि को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी चीज के माप में अगर हम त्रुटि कर रहे हैं तो वो त्रुटि कितना है, इसके लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या मान लिया गया, x, मतलब आपको पहले से ही मालूम हो कि छड़ी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वास्तविक लंबाई अगर पहले से ही मालूम हो, और पिछले क्लास में मैंने बता भी दिया है कि आप वास्तविक मान नहीं भी मालूम हो तो कैसे निकालोगे, बताओ क्या बताएं। 4-5 बार माप लीजिए और उसके बाद उसका औसत निकाल दीजिए, वही आपके लिए क्या हो गया, वास्तविक मान। और उसी मान को किस चीज से सूचित किए हैं, x से। और प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा उसका मान x प्लस माइनस डेल्टा x, और प्लस माइनस डेल्टा x का मतलब समझिए, जैसे मान लो कि कोई आप चीज माप रहे हैं, हम वास्तविक छड़ी की लंबाई ही मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, ये वास्तविक है। आपने जब मेजर किया तो 4.9 सेंटीमीटर आया, किसी और ने मेजर किया 5.1 सेंटीमीटर आया, कोई और किया 5.2 सेंटीमीटर आया, कोई और किया 4.8 सेंटीमीटर, कितना सारा आया, ये सारी चीजें हैं। और मुझे बताइए ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये वास्तविक मान है। मैं आपसे बोलूं कि इसमें और इसमें कितना का त्रुटि है, कितना का फर्क है, बता दीजिए, वही त्रुटि हो गया 0.1 का। बोलिए फर्क है ना,
50 में 49 में एक का ना फर्क है, तो 5.0 और 4.9 में 0.1 का अंतर रहा, तो गलती कितना हुआ 0.1। अच्छा इसमें कितना का गलती, सेम यही गलती 0.1, और इसमें 0.2 और इसमें 0.2। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर 4.8 जो है और यहाँ 0.5 की बात कर रहे हैं, तो ये कम है कि ज्यादा, ये इससे कम है, तो कम है तो 5 से आपको इसे घटाना पड़ा। समझ में आया? तो इसके लिए हमने सिंबल क्या यूज किया, माइनस। समझ में आया? यानी त्रुटि कम भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और त्रुटि ऊपर। एक बात और, मैं कम बोला हूं लेकिन कम मत बोलिएगा आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, त्रुटि नीचे की तरफ हो सकता है या त्रुटि ऊपर की तरफ हो सकता है, ऐसे बोलना है। जैसे 4.8 5 के नीचे आ गया, अब वही 5.2 तो 5 के ऊपर आ गया। समझ में आया? तो नीचे और ऊपर को दिखाने के लिए हम लोग चिन्ह यूज करते हैं माइनस और प्लस का। अब सोचिए दोनों का तो नंबर बराबर ही है, हम चाहते हैं कि एक के साथ लिखें और हमको समझ में भी आ जाए, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब देखिए इसमें मैक्सिमम त्रुटि 0.2 है, इसका मतलब देखिए क्या है, फिर से मैं इसमें त्रुटि, अब ये वाला सिंबल का मतलब बता रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए किसी के आगे लिखा है 0.5 ऐसे, और यहाँ वास्तविक मान लीजिए लिखा हुआ है 9, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस चीज का मतलब बढ़िया से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि 9 में जो त्रुटि है वो 0.5 तक ऊपर और 0.5 तक नीचे, यानी कि इसमें जो त्रुटि हुआ है जिसने भी इसको मापा है वो 0.5 मैक्सिमम त्रुटि मापा है। इसमें त्रुटि और भी लोगों ने मापा है जिसमें क्या क्या है, 0.4 भी है, 0.3 भी शामिल है, 0.2 भी शामिल है, 0.1, 0.0, 0.1 वो भी किस चीज में, माइनस में, फिर माइनस 0.2, मतलब माइनस 0.3, माइनस 0.4 और माइनस 0.5। इतनी सारी त्रुटियों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये। समझ में आया? जिसमें 0.5 को कहा जाएगा ये अधिकतम त्रुटि होगा, ऊपर और नीचे भी। समझ में आया? लेकिन 9 प्लस माइनस 0.5 का मीनिंग ये हुआ कि मेजर जब किया गया था, जब लंबाई मापी गई थी या किसी भी चीज का माप किया गया था, उसमें मैक्सिमम यहाँ तक हुआ है और भी त्रुटियां हुई हैं, और नीचे की तरफ मैक्सिमम इतना हुआ। इसको भी मैक्सिमम ही बोलेंगे, इसको भी मैक्सिमम ही बोलेंगे। लेकिन अगर कहें कि मिनिमम त्रुटि क्या है, तो मिनिमम त्रुटि में देखो त्रुटि है ही नहीं, 0.0, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं रहा। बात समझ में आ गया? ये भी मैक्सिमम त्रुटि है, ये भी मैक्सिमम त्रुटि है। ये सिंबल है सिर्फ प्लस माइनस ऐसे लिखने का। अब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उस चीज को समझिए। बोले हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा उसका मान x प्लस माइनस डेल्टा x प्राप्त किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम त्रुटि ऊपर की तरफ डेल्टा x है और मैक्सिमम त्रुटि नीचे की तरफ क्या है, माइनस डेल्टा x बोल सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ हुआ। समझ में आया? ये त्रुटि मैक्सिमम वाला है। बोलिए अब इसका वैल्यू 0.3 हो तो क्या क्या हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, और ये निगेटिव में भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो त्रुटियों की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। मतलब अब इस त्रुटि को हम काउंट कितने तरीका से कर सकते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, इसी पर आपका न्यूमेरिकल होने वाला है। तो त्रुटि की गणना देखिए कैसे करते हैं, इस तीनों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। आप लोग एक कोई उदाहरण हमको बताइए, कोई एक त्रुटि ले लीजिए लंबाई। जैसे मान लीजिए हम ही ले लेते हैं, एक छड़ी की लंबाई 4 है या 5 है, इसमें कोई त्रुटि ले लीजिए जो मापे हैं आप। जैसे मान लीजिए 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, मैं आपसे अगर इसमें पूछूं कि बताओ ये छड़ी की लंबाई जो L है, L से हम लंबाई को सूचित करते हैं, इसमें त्रुटि कितना है? तो तुमने कहा ना कि सर मैक्सिमम त्रुटि कितना है, 0.1। इसको देखते ही बोल दोगे? जो तुमने बोला उसी का नाम क्या है, निरपेक्ष। नि शब्द लगाने का मतलब हुआ तुमने किसी से तुलना नहीं किया,
नी माने तुलना ही नहीं किए, सीधा सीधा बताए हैं। अगला जो हमसे पूछा है कि त्रुटि कितना, तो सीधे तो बोले हो कि मैक्सिमम त्रुटि 0.2, ऊपर भी और नीचे भी। बोले क्लियर हुआ? तो इस चीज को हमने नाम रखा है निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर, जिसको सीधा सीधा प्लस माइनस क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। अब आपको ये सब हटा के सीधे सवाल पूछा जाए कि बताओ 6 प्लस माइनस 0.1 का निरपेक्ष त्रुटि कितना है? हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत? ऐसे देखते ही बता दोगे। और आते हैं कि इसी चीज को हम दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, इसी चीज को, लेकिन उसमें हम तुलना करके बोलेंगे। जब तुलना की बात आएगी तो नी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सा शब्द का प्रयोग होगा। कहेंगे सापेक्ष त्रुटि चाहे भिन्नात्मक त्रुटि। समझ में आया? अब इस त्रुटि में अब जैसे हम बोले कि आप लोगों के क्लास में 50 आदमी है, आज 30 आदमी आया है, तो इसको कैसे भिन्न के रूप में बोलेंगे? 30/50, मतलब 50 में कितना आया है? 30। कितना नहीं आया है? तब 20/50 नहीं आया है। ये बात हो जाए। अगर हम कहें कि एक बिस्कुट है, इसका 4 हिस्सा किए, एक हिस्सा पापा खा गए, तो कितना बचा? 3/4, यानी 4 हिस्सा में कितना बचा? कितना खा गए? बोलो, ये भिन्न के रूप में हो गया। तो इसी तरह से यह भी है सापेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। अगर आपको बताना है, सवाल हमने कितना लिया था? यही ना लिए थे। तो आपको क्या करना है, इतना त्रुटि है इसे ऊपर, और जो कुल लंबाई है उसे नीचे, इसी को कौन सा त्रुटि कहेंगे? तो देखो हम लिखे है ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स, आगे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसी को लोग परसेंटेज में बदल देगा। तो परसेंटेज में बदलना बड़ा आसान, कोई भिन्न हो खाली 100 से गुणा करो, प्रतिशत बन जाएगा, कोई भी भिन्न। अब जैसे 0.2 बटा क्या था? 5, 100 से गुणा करते ही परसेंटेज में बदल जाएगा। तो काट दो, 5 से 5 गुना 10 हो गया, 0 से दशमलव कट गया, तो हो जाएगा कितना? 2 दूना 4। कै परसेंट? 4%। तो इसको कौन सा त्रुटि कहेंगे? प्रतिशत त्रुटि। देखो इसी त्रुटि में सापेक्ष त्रुटि में ही कितना से गुणा हुआ है? 100 से, 100 से। तो बोलिए त्रुटि को कितने तरीका से दिखा सकते हैं? 3। एक निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा सापेक्ष त्रुटि, और एक प्रतिशत त्रुटि। बुझा गया? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लिखने का काम कर ले। समय है कि नहीं? नहीं है, कोई बात नहीं, खाली इसको और इसको ये बस नोट कर लीजिए, अगले दिन हम लोग इसके आगे करें। बस इतना ही कर लेना है। आई जो नोट किए थे ना, आई वाला, इसके नीचे ये नोट कीजिए।